नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से उत्तराखंड में कुछ दिनों से राजनीतिक प्रकरण चल रहा है, सत्र के दौरान मतलब विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड के एक वरिष्ठ मंत्री जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जो कि उत्तराखंड के लोगों को अच्छे नहीं लगे और उन्होंने इसको इस प्रकार से लिया कि इन्होंने एक विशेष कम्युनिटी को गालियां दी है। जब विधानसभा अध्यक्षा बैठी थी, वे प्रेमचंद अग्रवाल जी को नसीहत दे रही थी। उसको तो मीडिया ने दिखाया नहीं, लेकिन जब लखपत सिंह बुटोला को नसीहत दे रही थी तो उस समय मीडिया ने उसको बढ़ चढ़ करके दिखाया। ये भी देखने वाली बात है। विधानसभा में अनुशासन रखने के लिए किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को यह विषय देखना पड़ता है कि अनुशासन सदन में बना रहे। आप दिल्ली का ही एक उदाहरण देख लीजिए। मोहन सिंह बिष्ट जी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली की विधानसभा में, उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि जो भी विधायक अनुशासनहीनता करेगा विधानसभा में, उसको हम बाहर खींच के निकालेंगे। तो अनुशासन की कितनी वैल्यू है उसको विधानसभा अध्यक्ष ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सत्र चलाना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी पक्ष का नहीं होता, ना तो विपक्ष का होता है, ना जो सत्तासीन लोगों का होता है। वह एक निष्पक्ष कुर्सी है। अब उस विषय की उनके शब्दों की विधानसभा अध्यक्ष के शब्दों का भी राजनीतिकरण हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये सारे बीजेपी के भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के तो हैं ही, और सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई एक विषय को ध्यान में रखते हुए, जनमत को ध्यान में रखते हुए, अगर समझदारी है प्रेमचंद अग्रवाल जी को, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि राज्य में जो शांति बनी रहे। विपक्ष ने इसका फायदा उठाया, इस पर आवाज़ उठी, सोशल मीडिया में आवाज़ उठी, तरह तरह के तत्व लाए गए। ऐसे भी पत्रकार उत्तराखंड में हैं कि जो नेता बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने इस तूल को पीछे, पर्दे के पीछे से हवा दिया और इस प्रकार से जो छोटे मोटे नेता हैं सारे इकट्ठे हो गए, मजमा लगा करके एक बहुत बड़ा जनमत बनाने का प्रयास किया गया। बशर्ते कि जो समझदार लोग हैं वो गहराई से समझते हैं। मैं संक्षिप्त से इसकी समीक्षा करूंगा। आपको आप ध्यान से सुना, पूरे वीडियो तक बने रहें ताकि आपको गैरसैंण की सच्चाई पता चले। क्योंकि उस जो कल का जो आंदोलन था, जन आक्रोश आंदोलन था गैरसैंण में, मैं भी वहां पर था। विषय था प्रेमचंद अग्रवाल को सत्ता से हटाया जाए, उसको पदमुक्त किया जाए, और उनकी जो है यहाँ तक की बात हो रही थी कि इनकी जो विधानसभा की जो अध्यक्षता है इसको भी समाप्त किया जाए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के जो शब्द हैं वो नहीं कहने चाहिए थे। अब ये उनके विचार थे जो कि सड़कों पर जन आक्रोश लेकर के उतरे थे। ये भी होता है, नॉर्मली क्या होता है, विपक्ष को जब बहुत दिनों से सत्ता नहीं मिलती है तो वे सत्ताहीन रहते हैं, तो उनको सत्ता की भूख होती है। यह सब चलता है। पर लेकिन एक जनमत जो था बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और या यूकेडी का भी, जो तीन दल है उत्तराखंड में, एक रीजनल पार्टी और दो राष्ट्रीय दल हैं, सबके यही विचार थे कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते हैं तो बीजेपी को उन पर संज्ञान लेना चाहिए। और हम निश्चित विश्वास करते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जब विस्तार होगा उत्तराखंड के मंत्रिमंडल का, तो उनका नाम नहीं होगा, वो इस साइड में होंगे, क्योंकि वे गलतियां कर चुके हैं, कई गलतियां कर चुके हैं। तो उनको इस विषय को देखना पड़ेगा
कि वे अनुशासित रहें। अगर जनप्रतिनिधि वाला काम करना है तो एक जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि की तरह रहना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि गैरसैंण में रैली का आयोजन किया गया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी लोगों को आह्वान किया कि आप लोग आएं और इस रैली को सफल बनाएं। गैरसैंण में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, उसमें सारे दलों को बुलाया गया और इस जो कल की जो सभा थी उसको लीड कर रहे थे हमारे भाई साहब सुरेश कुमार बिष्ट जी, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और मेरी अच्छी जान पहचान के हैं। वो इस को लीड कर रहे थे। यहाँ पर अलग अलग दलों के, चाहे राइट विंग लेफ्ट विंग, सारे लोग थे, पर लेकिन विषय पलटी खा रहा था दूसरी तरफ। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक जो भी विषय उठ रहे थे बीच बीच में, हाँ एक मुद्दा था प्रेमचंद अग्रवाल को हटाओ, तो ये बीजेपी वाले भी बोल रहे थे और कई बीजेपी वालों की क्लिप देखी मैंने, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पर कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी बोला कि माननीय जो मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री हैं, कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। अब उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, दिल से मांगी, ये प्रकरण कई विधायकों के साथ हो चुका है जो कि उत्तराखंड के लोगों को गाली दे चुके हैं। उसमें प्रिंस कुंवर भी जो है वो भी विधायक थे, उन्होंने भी गालियां दी उत्तराखंड के लोगों को, बाद में माफ़ी मांगी। उस टाइम तो इतना आंदोलन नहीं हुआ था, ज़रूर लोगों ने उनकी आलोचना की थी, पर लेकिन इस प्रकार का था, जन आक्रोश नहीं हुआ था और निशाना साधा गया सीधे विधानसभा अध्यक्ष पर, जो कि विधानसभा में अध्यक्ष निष्पक्ष होती है, उनकी तरफ से सारे बराबर हैं, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, जो गलत है तो उसको रोकना उनका फर्ज है। प्रेमचंद अग्रवाल को भी वो रोक रही थी, उसके बाद लखपत सिंह जी को उन्होंने रोका, तो उस विषय को तूल में लाया गया भाई कि इसने गाली दी, अब शब्द कहे पहाड़ के लोगों को, इसको जो है सत्ता मुक्त करा। भाई ठीक है, बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं कि इसको सत्ता से मुक्त करो, माफ़ी मांगो, मतलब वो गलत है। उसने भी माफ़ी मांगी मेरे ख्याल से कुछ गंगा जी के किनारे जा करके, पर लेकिन जनता का जनाक्रोश क्यों नहीं टल रहा है, इसके पीछे राजनीति चमकाने वाले लोगों की फिर होड़ सी लग गई। अब जहाँ सुरेश कुमार जी जो कि इस गैरसैंण के जनाक्रोश को लीड कर रहे थे, मतलब उन्होंने बुलाई थी सर्वदलीय एक बैठक बुलाई थी कि आइए इस विषय पर हम विषय को संज्ञान में लें। मैं किसी विचारधारा से इसको जोड़ने, न कांग्रेस की विचारधारा न बीजेपी की विचारधारा, यह था कि उत्तराखंड के लोगों को अब शब्द कहे इसके खिलाफ आवाज। लेकिन देखते देखते क्या होता है कि वामपंथी पत्रकार और वामपंथी सोच के लोग वे आने शुरू हो गए यहाँ पर तक कि मैंने एक विवादास्पद एक बंदा है, उनका नाम है बिरजू मयाल करेक्ट। तो बिरजू मयाल को जब वो बुलवा रहे थे उनको, तो उनको मैंने बोला भाई आप परिसीमन पर भी बोलिए, ठीक है ये विषय चल रहा है चलने दो, आप परिसीमन पर बोलिए, लेकिन मुझे भी टोका गया कि आप इनको ऐसा राय मत दो। किसी भी जो वक्ता ने परिसीमन पर नहीं बोला, शायद गलती से एक आध ने छेड़ा पर, लेकिन अधूरा छेड़ा। परिसीमन का मतलब हुआ क्षेत्र के आधार पर विधायकों की जो नियुक्ति बोल सकते हैं, विधायकों का जो आंकलन किया जाए, जनसंख्या को मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। और क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर एक विधायक को ठीक से देखने का समय नहीं मिलता, पहाड़ी इलाका है अपना क्षेत्र, तो वो कम से कम देख सकते हैं, पलायन को रोक सकते हैं। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड है, चीन की नज़र यहाँ पर रहती है, वामपंथ की नज़र यहाँ पर रहती है, यहाँ पर जो स्लीपर सेल बन रहे हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। ये सारी विषयों को ये जो आपका परिसीमन है विषय, ये इसको कवर कर लेगा। परिसीमन की बात भी होनी चाहिए थी जब लोग आए थे, तो परिसीमन क्या होता। जब मैंने बाद में पूछा मयाल से, भाई तुमको मैंने बोला कि परिसीमन पर बोलो, आपने क्यों नहीं बोला? बोला चाचा मेरे को पता नहीं है,
परिसीमन क्या होता है। तो जब ऐसे वक्ता आए हैं जिनको परिसीमन के बारे में पता नहीं है, तो ये जो फ्लॉप शो बोल सकते हैं, एक जनाक्रोश था, ये जनाक्रोश था प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के लिए। इसके लिए तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं हटाओ इसके लिए। पर लेकिन आज अगर आपका परिसीमन नहीं होता उत्तराखंड का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष इस पर कई बार बोल चुकी है कि परिसीमन क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बात को समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे लोग? नेता नहीं समझ रहे, जो वक्ता लाए उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो इस विषय को मोड़ रहे हैं परिसीमन को। परिसीमन क्या होता है, यहाँ के विधायक भी मोड़ रहे हैं परिसीमन को। तो आपका विषय परिसीमन भी इसके साथ होना चाहिए। अगर सख्त भू कानून है तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है, जबकि आपके विधानसभा में बिल जो है बहुमत के साथ पास होते हैं। जब आपके पास बहुमत नहीं है तो आप ऐसे बिल कैसे पास करोगे? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो आपके विधायक चुन के आएंगे वे सिर्फ तराई इलाके से आएंगे, और पहाड़ का आदमी चीफ मिनिस्टर या जो विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बन पाएगा। पहाड़ खाली हो जाएंगे, यहाँ पर चीन का बोलबाला होगा। ये देश को बताना पड़ेगा तमाम उत्तराखंड में, यहाँ पर ये खाली हो रहा है, आने वाले समय में यह कश्मीर या केरल बन जाएगा। तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी लोगों का जब मजमा लगा, जो कि यहाँ तक कि जो कई पत्रकार थे मेरे को बोले थे चाचा आप क्लिप दे दो। मैंने कहा मुझे क्लिप आप ले सकते हो, लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना विरोध के बाद थोड़ी सी भी उनको अगर मर्यादा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक उनकी छवि बनेगी इस्तीफा देने से। वैसे आने वाले समय में मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो मुझे यकीन है कि वहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम नहीं होगा, वे अब एक विधायक होंगे सिर्फ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं राजनीतिक प्रकरण और गैरसैंण में जिस प्रकार से लोगों को लाया गया, बुलाया गया, उनकी भावनाओं को किस प्रकार से छेड़ा गया, नेचुरली हमें भी बुरा लगा। मैं भी यहाँ का मूल निवासी हूँ, मुझे भी तो उन्होंने ऐसा ही कहा, जो उनको कोई का वाक्यों को कहा, हमें भी यही गाली दी, या जो विधानसभा अध्यक्ष बैठी हुई है उनको भी वो गाली थी। लेकिन एक तरीका होता है। ठीक है, गैरसैंण में सुरेश कुमार बिष्ट जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई कि आओ और इस विषय पर हम मनन करें। माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसको आह्वान किया कि इस बैठक में आइए आप। उन्होंने इसको बैठक में आने के लिए लोग आए भी, उनकी बात मानी भी। भूतपूर्व सैनिक भी आए थे कुछ लोग मेरी तरह टोपी पहने हुए। लेकिन जब सबको पता चला कि भाई ये तो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है और पत्रकार मतलब जो है वामपंथी अधिक पत्रकार थे उसमें, सीधी बात है। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी चैनल का, पर बहुत कम थे जो कि राष्ट्रवादी सोच रखते थे, वामपंथी सोच के पत्रकार उसमें अधिक थे, जो आप देखते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर राजनीति से जोड़ा जाए, 2027 से जोड़ा जाए, अब जिस प्रकार से नेताओं को भी थोड़ा संभल के जवाब देना, बयानबाजी करनी चाहिए। चाहे जो लोग आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, वे भी जगा रहे हैं लोगों को। भाई कोई ऐसा अनुशासनहीन तत्व हमारे प्रजातंत्र में न हो जो कि दादागिरी करे। विपक्ष का होना जरूरी है, पर लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह से विषय को भुनाया गया। अब जब इतने लोग आए थे तो किसी को जरूर परिसीमन के बारे में बोलना चाहिए था। ज़्यादातर कांग्रेस के लोग थे गैरसैंण में, और जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनको भी पता होगी, इस वीडियो को सुन रहे होंगे, कि इस मजमे में जिस प्रकार से जो एक प्रकार का ये बोल सकते हैं कि सर्वदलीय विषय था, ये सर्वदलीय विषय न होकर के ये कांग्रेस का विषय हो गया। इसमें कांग्रेसी लोग अधिक थे, उनका मैनेजमेंट था बात करने का, मीडिया को बुलाने का, ये सारी चीज़ ये स्पष्ट आ रही। जरूर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कुछ दूसरे दलों के यूकेडी वाले लोग थे वहाँ पे, पर लेकिन जो विचारधारा थी वो कांग्रेस की ही बोलती जा रही थी। तो इस प्रकार से लोगों को शक होना ही है, भाई एक राजनीतिकरण का एक विषय को राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सुरेश कुमार भाई का, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने आह्वान किया आइए और इस विषय पर हम बात करते हैं। उनको प्रोत्साहित किया माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कि भाई आइए आप बैठिए यहाँ पे।
कुछ भूतपूर्व सैनिक भी थे भाई लोग, हमारी तरह टोपी पहने हुए, मैं बताया जैसे। तो वो वे लोग आए थे, उन्होंने विषय को इस तरह से उठाया कि सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं भाई इस जो मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए। बेशक उन्होंने माफ़ी मांगी, कई बार माफ़ी मांग ली उन्होंने, और अभी सुनने में आया उन्होंने कि मैंने माफ़ी मांग ली, मैं पद क्यों छोड़ूं। ये सारी तो इससे तो उकसाने वाला स्टेटमेंट उनको फिर दोबारा नहीं देना चाहिए। उनको जो है जनता की बात को मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और ऐसी गलतियां वो पहले भी कर चुके हैं, लोगों के संज्ञान में है। तो ये विषय राजनीतिक है, बीजेपी की इंटरनल मामला है, वो अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं अपने मंत्री पर या अपने उस पर, क्योंकि जन भावनाओं को बीजेपी वाले भी समझते हैं। उत्तराखंड ने विशेषकर बीजेपी को बड़े बहुमत से इसलिए जिताया था कि यहाँ की डेमोग्राफी को बीजेपी बना के रखेगी। अब मैं यकीन करता हूँ कि जो है जो यहाँ पर डेमोग्राफी जिस तरह से बदली हो रही है, यहाँ पर पलायन बढ़ रहा है, तो विषय को क्षेत्र के आधार पर विधायकों की नियुक्ति होगी, जो जनसंख्या के आधार पर इनको अवॉइड करना पड़ेगा, परिसीमन इसी आधार पर करना पड़ेगा, तब उत्तराखंड की पहचान या उत्तराखंड बच पाएगा। उत्तराखंड बच गया तो देश की सुरक्षा बच गई, और उत्तराखंड बच गया तो उत्तराखंड का इस्लामीकरण नहीं हो पाएगा। यहाँ के विधायक जो हैं, जो क्षेत्र के आधार पर होंगे, वे अच्छा काम करेंगे। उनको एक भौगोलिक स्थिति से बहुत जहाँ बड़ा क्षेत्र है, जिला चमोली एक स्टेट के बराबर है, तो जहाँ 3 विधायक हैं उसकी जगह पर अगर 7 विधायक हो जाएं तो वे अच्छी तरह से देख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे जिले हैं, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, टेहरी है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है, नैनीताल है, ये सारे जो है, चलो तराई वाले की विषय की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से भारत की सुरक्षा को दूरगामी फल देते हैं, दूरगामी परिणाम देते हैं, उन क्षेत्रों में क्षेत्र के आधार पर जो है परिसीमन होना चाहिए। और यहाँ तक कि बड़े बड़े वरिष्ठ जो बैठे हुए नेता वो भी इस बात को स्वीकारते हैं। अगर भारत को बचाना है, मध्य हिमालय को बचाना है, तो यहाँ पर जो है राजनीतिक समीकरण बदली करने पड़ेंगे, बिल पास करना पड़ेगा परिसीमन का। ये विषय इंपॉर्टेंट है। जब परिसीमन ठीक होगा तो इस प्रकार से अनुशासित विधायक आएंगे, एक सोच होगी राष्ट्रवाद की। तो ये जो राजनीतिकरण ठीक है, विपक्ष का होना भी जरूरी है, दूसरे लोगों का भी होना जरूरी है, और इस तरह के आंदोलन होने भी जरूरी है, हम नहीं बोलते नहीं होने चाहिए, पर लेकिन राजनीतिकरण जिस प्रकार से भुनाने का प्रयास किया गया और हो रहा था, मैंने देखा वहाँ पर कि अधिकांश पॉपुलेशन जो एक मेजॉरिटी जो वहाँ पर संख्या किस दल के लोगों की थी, तो उसमें कांग्रेस के लोग अधिक थे। गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं, जिस प्रकार से उनको मैसेज गया, लोग आ रहे हैं, सर्वदलीय आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक अच्छे कलाकार है वो, उत्तराखंड के जिनका सम्मान है, एक बुजुर्ग आदमी भी है, तो उनके आह्वान का भी असर पड़ा है। उनके आह्वान लोग आए, उनको इज्जत देने के लिए आए। पर लेकिन जो बोलते हैं ना ढाक के 3 पात, वो कहानी निकली। जो संयोजक था उनको भी थोड़ा दुख हुआ होगा कि यार जो विषय हम ला रहे थे वो विषय थोड़ा भटक गया। तो मैं यकीन करता हूँ कि आने वाले इस प्रकार से आंदोलन होंगे तो उन आंदोलनों में परिसीमन का विषय भी होगा। और परिसीमन क्या होता है, जो वक्ता है उनको पहले पढ़ना पड़ेगा। परिसीमन क्या है, क्षेत्र और जनसंख्या का क्या फर्क है। ये नहीं कि जो है बंदा बोल रहा है चाचा मुझे तो पता नहीं है कि परिसीमन क्या होता है, तो आपने ऐसे वक्ता सामने माइक पर खड़े नहीं करना चाहिए। उन लोगों को खड़ा करना चाहिए जो कि जनहित की बात करें विषय के साथ, और जनहित भी जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं तकरीबन राजनीतिक वीडियो कम बनाना शुरू कर दिया है। अब धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता उम्र के हिसाब से। मेरी धर्म नीति अधिक बढ़ रही है, ये मेरे को मजबूरन यह वीडियो डालना पड़ रहा है, क्योंकि जो घटना मेरे सामने दिखी वो मेरे को बार बार लोग कॉल कर रहे थे कि आप एक वीडियो बनाकर भेजिए, और लगता है कि कई चैनल वाले भी बार बार ऑनलाइन इंटरव्यू लेने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं आपसे
गुजारिश करता हूं कि परिसीमन का विषय को भी आप उठाएं, आंदोलनकारी जो भी हों, चाहे पक्ष के विपक्ष के हों। हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।